नमस्कार साथियों, आज एक और खास विषय पर वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। आपने टाइटल देख लिया होगा कि ग्राम प्रधान का चुनाव जीतने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कैसे करी जाए। वैसे तो ये ट्रेनिंग का पार्ट रहता है, हम लोग ट्रेनिंग में सिखाते हैं आपको। अगर आप में से कोई चुनाव लड़ना चाहे तो बेहतर ये रहेगा कि पहले ट्रेनिंग ले ले, और ट्रेनिंग भी नहीं लेनी है तो कम से कम काउंसलिंग ले ले। 45 मिनट का समय मिलेगा जिसमें आप 1 to 1 बैठ करके बात कर सकते हैं, ताकि आपको पता चल सके कैसे तैयारी करनी है। लेकिन जैसा कि साथी का सवाल था कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं ग्राम प्रधान का, तो कैसे तैयारी करूं, किन किन चीज़ों का ध्यान रखूं, थोड़ा बेसिक चीज़ें बता दीजिए। तो मैं वो बेसिक चीज़ें बताने जा रहा हूं। सबसे पहले तो आप कम से कम 6 महीना पहले चुनाव से अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए कि आपको चुनाव लड़ना है, क्योंकि इतना समय तो लगेगा आपको गाँव में लोगों को कन्विंस करने के लिए। दूसरा, जैसे मैंने पिछली कई वीडियोस में बताया कि अगर आप ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो आप मेंटली प्रिपेयर होकर के जाइए कि आप एक बहुत बड़ी लड़ाई में उतरने जा रहे हैं, क्योंकि ग्राम प्रधान बनना मुश्किल है, सांसद बनना आसान है। सांसद से भी ज्यादा बड़ी लड़ाई लड़ने आप जा रहे हैं। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि जब निचले स्तर का चुनाव हो जाता है तो वहां फाइट डायरेक्ट होती है। वहां पर बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप सामने वाले को रणनीतियों के माध्यम से या कैंपेन के माध्यम से या शैडो कैंपेनिंग के माध्यम से या बाकी तरीकों से मात दे पाए। वहां आपको डायरेक्ट फाइट करना पड़ता है, और यह मुकाबला 1 to 1 होने वाला है, तो इसमें मैन टू मैन मार्किंग का ज्यादा रोल होगा। तो तैयारी क्या करनी है, पहले तो मेंटली प्रिपेयर होना है कि आप एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे हैं। और अपने आप से भी, अपनी टीम से ही बात कर लें कि क्या यह जरूरी है कि आप ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। क्योंकि अगर आपके पास ऑप्शन हो कि एक जिला पंचायत लड़ूं, चेयरमैन लड़ूं या ग्राम प्रधान लड़ूं, तो मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आप बड़ा चुनाव पहले लड़िए, बाद में चाहे छोटा चुनाव लड़ लीजिए, लेकिन पहले बड़े चुनाव की तैयारी करिए। क्योंकि जब आप बड़े चुनाव की तैयारी करते हैं तो छोटे के लिए अपने आप ही तैयार हो जाते हैं। और बड़े चुनाव हारने के बाद भी आपके पास ऑप्शन होती है कि आप छोटे चुनाव लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं। लेकिन अगर छोटा चुनाव हार जाते हैं तो फिर बड़े चुनाव के लिए आप शायद दाव ना खेल पाए और लोग आप पर दाव ना खेलें। अगर आपने मन बना लिया कि आपको लड़ना है, तो अब दूसरी तैयारी क्या करनी है चुनाव जीतने के लिए। चुनाव से 6 महीने पहले लोगों से बातचीत करना शुरू करें, लोगों से मिलना शुरू करें, लोगों की समस्याओं को जानना शुरू करें, लोगों को क्या चाहिए, और जो वर्तमान में प्रधान रहा है या जो कमेटी रही है उनके पूरी रिपोर्ट तैयार करना शुरू करिए। आरटीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन के माध्यम से पता करिए कि आपके गांव को कितनी सहायता राशि मिली है, किस किस मद में मिली है सहायता राशि, स्कूल के लिए कितना पैसा मिला, सड़क बनाने के लिए कितना पैसा मिला, लाइब्रेरी के लिए पैसा कितना मिला, इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए, पोल्स के लिए, ट्रांसफार्मर के लिए या बिजली घर के लिए कितना पैसा मिला है कि नहीं मिला है। और अगर मिला है 5 वर्ष में तो उसमें से कितना यूज किया गया है। और अगर कोई सदस्य ऐसा रहा हो जो ग्राम सभा का सदस्य आपका मित्र हो, आपका नोन हो, तो उससे बात करना शुरू करिए। यदि आप में से कोई सदस्य रहा हो तो सारी इंफॉर्मेशन लीजिए, जिन इंफॉर्मेशन के आधार पर एक एक बात सामने रखी जा सके, पब्लिक डोमेन में रखी जा सके। और फिर मैन टू मैन मार्किंग की पहली रणनीति इस्तेमाल करिए। यह पहली रणनीति क्या होती है, लोगों के दिमाग में, दिल में आपके बारे में कुछ पॉजिटिव विचार डालना। और पॉजिटिव विचार कैसे डाले जाएंगे, उसके लिए आपको एक टीम तैयार करनी पड़ेगी, जो टीम रेगुलरली लोगों से संवाद कर सके, आपके बारे में बात कर सके, उन मुद्दों के बारे में बात कर सके जिन मुद्दों को आप उठाना चाहते हैं। और जब आप नहीं जा रहे हैं, आपकी टीम जा रही है, वो जाकर के बात करेगी, लोगों को बताएगी आपके बारे में। जो आपको जानते हैं वो तो जानते ही हैं, जो नहीं जानते कम से वो लोग भी जान लेंगे आपको। और फिर छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं शुरू करिए, 10, 20, 50, 100 लोगों की, बस। ज्यादा बड़ी सभा करनी चाहिए। अगर आपका गांव बहुत बड़ा है, मान लीजिए आपके 10, 15, 20 हज़ार वोट है, तो भी 60% पोलिंग होगा, अगर तो 12,000 के आसपास पोलिंग होने वाला है। तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि अगर 10 उम्मीदवार खड़े हैं तो 12,000 पोलिंग में से अगर 3,000 वोट आपको मिल जाते हैं, बाकी में वोट बढ़ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और कई जगह तो हमने देखा है कि जहां पर 10,000, 15,000 पोलिंग वोट होते हैं, जहां पर 8,000 पोलिंग होती है और 2,000 या 1,200, 1,500 वोट लेकर के भी कोई ग्राम प्रधान बन जाता है, क्योंकि उम्मीदवार ज्यादा खड़े होते हैं। तो आपको कोशिश ये करनी है, पहले अपना वोट कंसोलिडेट करिए। जब अपना वोट कंसोलिडेट कर लेंगे, 2-2.5 हज़ार वोट, डिपेंडिंग ऑन दी साइज ऑफ दी ग्राम सभा, कितना बड़ा साइज है उसका, वो वोट कंसोलिडेट करने के बाद आप दूसरे के वोट को तोड़ना कैसे है। क्योंकि जब आपने अपना वोट कंसोलिडेट कर लिया, आपका वोट संगठित हो गया, अब सामने वाले का वोट संगठित नहीं होना चाहिए। अब वो चाहे जाति के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, क्योंकि ग्राम सभा में चलेगा, जाति धर्म बहुत ज्यादा चलता है मुद्दा। और कई बार उम्मीदवार की अपनी छवि भी मायने रखती है। कई बार वर्तमान प्रधान का पर्सनल एहसान भी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की मदद की होती है। कई बार छवि भी होती है, आपकी भी या सामने वाले की छवि ऐसी होती है जिसमें लोगों को लगता है कि हमें इसका साथ देना चाहिए। अगर ये व्यक्ति ग्राम प्रधान बन जाता है, जीत जाता है, तो कल शायद हमारे गांव के लिए कुछ करेगा या हमारे लिए कुछ करेगा। तो पर्सनल इच्छाएं भी लोगों की बहुत ज्यादा होती हैं, उन्हें भी आपको टारगेट करना पड़ेगा। तो एक तरफ तो आपने अपना वोट संगठित करना है, कंसोलिडेट करना है, और दूसरा सामने वाले के वोट को कंसोलिडेट नहीं होना, उसको बांटना है। अब कैसे बांट सकते हैं? एक तो तरीका डायरेक्ट होता है,
सामने वाले की कमियों पर अटैक करिए, अपनी क्वालिटीज़ पर अटैक करिए ताकि उसका वोट बढ़ना शुरू हो जाए। दूसरा, कोई ऐसा कैंडिडेट ढूंढिए जो उनके वोट में सेंध कर सकता हो। कोई ऐसे लोग ढूंढिए जो उनके खिलाफ बात करके उनके वोट को बांट सकते हो, या ऐसे मुद्दे उठाइए उन मुद्दों के आधार पर जिन पर वो लोग संगठित नहीं हो पाएंगे। कोई पास्ट रिकॉर्ड हो सकता है, कोई गांव की कोई पुरानी ऐसी समस्या हो सकती है, कोई ऐसा विवाद हो सकता है जिस विवाद पर लोग इकट्ठे नहीं होंगे, कम से कम वो लोग इकट्ठे नहीं होंगे, और फिर वहां वो विवाद आपकी टीम या आपके लोग उठा सकते हैं फिर से, या उस पर चर्चा शुरू कर सकते हैं। और जब आप संवाद करने जाएं, लोगों से बातचीत करें, तो देखिएगा किस तरह से लोगों का वोट स्विंग हो रहा है। जो स्विंग वोटर्स है वो किस तरह से वोट स्विंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कितना प्रतिशत चांसेस है कि वोट स्विंग होगा। वो लोगों को आइडेंटिफाई करिए जो नॉन वोटिंग क्लास है, वोट नहीं देने नहीं जा पा रहे हैं किसी भी कारण से, उनको टारगेट करके एक एक वोट को कंसोलिडेट करके अपनी फेवर में डलवाने की कोशिश करिए। और वो आपको वोट क्यों डालेगा उसके लिए भी रणनीति बनाइए। उन लोगों के लिए जो लोग वोट नहीं डाल रहे हैं, नॉन वोटिंग क्लास, वो लोग जो फ्लक्चुएटिंग वोटर्स हैं उनके बारे में, जो लोग कंसोलिडेट नहीं हो रहे हैं, इकट्ठे नहीं बैठ रहे हैं, उनको किस मुद्दे पर इकट्ठा किया जा सकता है। कोई ऐसा ग्लू, कोई ऐसा तार तैयार करना पड़ेगा जो इन सब को जोड़ ले। और जब ये सब लोग जुड़ जाएंगे, जब एक ग्लू के साथ जुड़ेंगे, तो डेफिनेटली ये वोट इकट्ठा होकर के जब आपके फेवर में पड़ेगा तो आप चुनाव जीत जाएंगे। उसके लिए हम लोग भी हेल्प करेंगे, हमारी टीम भी हेल्प करती है। अगर कभी आपको गाइडेंस की जरूरत हो तो आप मुझसे भी बात कर सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे आपको वो रणनीतियाँ सिखाने की, क्योंकि सारी बातें तो यहाँ वीडियो में नहीं बताई जा सकती हैं, कुछ ट्रेनिंग का पार्ट रहता है। और ट्रेनिंग में भी आप कोशिश ये करें, पहले ट्रेनिंग में आने से पहले भी अपनी कुछ रणनीतियाँ, कुछ बेसिक अपना जानकारी लेकर के आएँ। कितने बूथ हैं आपके, अगर मान लीजिए 10-12 हज़ार वोट हैं तो 10-12 बूथ तो ज़रूर होंगे, क्योंकि एक बूथ पर 1000 वोट होते हैं। तो बूथ कमेटी कैसे तैयार करनी है, बूथ कमेटी में कितने लोग होने चाहिए, कितना बड़ा बूथ है, 500 वोट का भी बूथ हो सकता है, 1000 का भी हो सकता है, 1200 का भी हो सकता है। उस बूथ कमेटी का क्या कॉम्बिनेशन रहेगा, बूथ कमेटी का लीडर कैसा होना चाहिए, उसकी कमेटी में कितने लोग होने चाहिए, उन लोगों का जातिगत समीकरण, विचारधारा, उनकी आइडियोलॉजी, उनके अपने गुण क्या किस तरह के होने चाहिए, ताकि उन गुणों के आधार पर वो आपके साथ कनेक्ट हो सकें या वो आपको वोट डलवाने में मदद कर सकें। और फिर वहां पर यह भी देखना पड़ेगा, क्योंकि गाँव में कई बार वोट के ठेकेदार पैदा हो जाते हैं। वो कहते हैं जी ये पर्टिकुलर समाज का वोट, इस जाति का वोट, या इस बस्ती का वोट, या इस एरिया का वोट मेरे हाथ में, मेरे पास है। वैसे तो आज के ज़माने में ऐसा होता नहीं है कि किसी के कहने से कोई किसी को वोट कर दे, लेकिन फिर भी उन्हें भी आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अगर वो आपकी फेवर में ना आए तो कम से कम वो आपके खिलाफ ना जाए। और उनको कैसे सेटिस्फाई किया जा सकता है, कई लोग वही साम दाम दंड भेद, बहुत सारे तरीके होते हैं, उनको अपनाना पड़ेगा आपको। कई लोग होंगे जो शायद प्यार से मान जाएंगे, कई लोग होंगे जो प्यार से नहीं मानेंगे, कई लोगों को शायद दूसरे तरीकों से आपको मनाना पड़ेगा। और उन लोगों को भी आइडेंटिफाई करिए जो सामने वाला आपके खिलाफ खड़े करने वाला है, जो शायद आपके वोट को इकट्ठा होने से, कंसोलिडेट होने से रोक सकते हैं, या जो आपके वोट में सेंध कर सकते हैं। और ऐसे लोग जो 10, 20, 50, 100 वोट में भी सेंध कर सकते हो, उन सारे लोगों को रोकने की कोशिश करनी है कि वो किसी तरह का भी व्यवधान पैदा ना करें, वो किसी भी तरह का विरोध पैदा ना करें। और जब इस तरह का कोई विरोध नहीं होगा, जब अपने वोट कंसोलिडेट कर ले जाएंगे, सामने के वोट का ध्रुवीकरण होने से रोका जाएगा, तो डेफिनेटली आपके चुनाव जीतने की संभावना भी बढ़ेगी। और शायद हो सकता है कि आप अच्छे मार्जिन से चुनाव जीत जाए। लेकिन ये रेगुलर प्रोसेस रहेगा। कम से कम 6 महीने पहले अपने आप को तैयार करिए, अपनी टीम को तैयार करिए। और जितने बूथ हैं, हर बूथ पर कम से कम 2-2, 3-3 लोग तो ऐसे परमानेंट ढूंढ लीजिए जो परमानेंट आपके प्रचार प्रसार के लिए काम करेंगे, वहां कमेटी बनाने का काम करेंगे, लोगों से मिलने का, आपकी मीटिंग कराने का, और मैन टू मैन मार्किंग के लिए हेल्प करने का काम करेंगे। मैन टू मैन मार्किंग में हमें जो भी सामान चाहिए, जो भी रणनीति हम बनाएंगे, उन मैन टू मैन तक पहुंचाने के लिए, उन रणनीतियों को वहां तक पहुंचाने के लिए भी वो लोग हेल्प करें, तो शायद हम अच्छा चुनाव जीत पाएं। तो ये मोटे मोटे तौर पर जो समस्याएं आती हैं, या चुनाव लड़ने से पहले क्या क्या तैयारी करें, मैंने बताने की कोशिश की। ग्राम प्रधान का, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि चुनाव बहुत छोटा है, लेकिन चुनाव का स्तर बहुत बड़ा है। छोटा मतलब एरिया वाइज, वोट वाइज, क्योंकि वहाँ मैन टू मैन मार्किंग के अलावा ज़्यादा रणनीतियाँ नहीं चलेंगी। लेकिन फिर भी आप कम से कम कोशिश करिए कि अपने आप को, अपनी टीम को इतना तैयार कर लें कि अगर आप चुनाव लड़ने जा ही रहे हैं तो आप कम से कम जीतें चुनाव, और नहीं जीत पाए तो सेकंड पोजीशन पर आएँ, ताकि अगली बार के लिए आपके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार हो जाए कि आप चुनाव लड़ सकते हैं, चुनाव जीत भी सकते हैं। जो वर्तमान में प्रधान है, जो लोग मेंबर्स बने हुए हैं, उन लोगों के बारे में जितनी ज़्यादा जानकारी इकट्ठा कर सकें, उन लोगों को जितना ज़्यादा करीब से जानेंगे अपने दुश्मन को, उतना उनके खिलाफ रणनीति बनाने में आपको ज़्यादा मदद मिलेगी। तो मैं समझता हूँ ये रणनीति आपके काम आएगी। आज के लिए इतना ही। रेगुलरली आप लोग बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। अगर किसी को डाउट है, कोई और सवाल है, कुछ पूछना चाहें, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके सवालों के जवाब ज़रूर दूँ।
कई लोग कह रहे हैं साहब हमें वीडियोस का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, तो आपने शायद बेल आइकन को नहीं दबाया होगा, तो सब्सक्राइब के साथ जो बेल आइकन है उसको दबा करके रखिए ताकि आपको अगली जब भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको आता रहे। आपने चैनल सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको रेगुलर इंफॉर्मेशन मिलती रहे। कई लोग कहते हैं मैं ट्रेनिंग लेना चाहता हूं, जुड़ना चाहता हूं, ग्राम स्तर की ट्रेनिंग लेना चाहता हूं, और भी स्तर की ट्रेनिंग लेना चाहता हूं, मंच पे बोलने की ट्रेनिंग लेना चाहता हूं, तो आप हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल स्टडीज से संपर्क कर सकते हैं। जो भी ट्रेनिंग लेना चाहें आपको वो सारी ट्रेनिंग मिल जाएंगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन आएंगे तो आपको हमारी टीम के नंबर भी मिल जाएंगे। आप अगर यूट्यूब के माध्यम से ट्रेनिंग लेना चाहें तो यहीं पर लिंक भी मिल जाएगा जहां से आप यूट्यूब के माध्यम से भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आगे किसी और विषय पर बात करेंगे। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।